आज हम एक पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की पहेली जिसका नाम है मणिया। वो ईमानदार है, मेहनती है, पर बच्चों से डरता है, अकेले में खुद से बातें करता है और एक दिन सगाई का एक लड्डू उसे पूरी तरह से बिखेर देता है। और ये पहेली हमें मिलती है अमृता प्रीतम की कहानी मणिया में। ये कहानी बाहर से जितनी सीधी सादी लगती है ना, अंदर से उतनी ही गहरी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के अंदर जख्मों का एक पूरा समंदर छिपा होता है और हम बाहर से सिर्फ वो शांत सतह ही देख पाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि मणिया नाम की इस पहेली को परत दर परत खोलना है। हम उन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ेंगे जो कहानी में छिपे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मामूली सा दिखने वाला इंसान अपने अंदर कितनी बड़ी त्रासदी लेकर चल रहा था। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मणिया के आने से। विद्या के पति जयदेव उसे घर लाते हैं और विद्या का पहला रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं होता। कहानी बताती है कि उसका बदन बहुत मैला सा था और एक लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था। विद्या सीधे पूछती है, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? और यही यही हमें पहला सुराग मिलता है। जयदेव मणिया का बचाव करते हुए कहते हैं कि वो ईमानदार है, पर एक अजीब सी बात भी बताते हैं कि वो खासकर बच्चों से डरता है। अच्छा। हाँ, पता चलता है कि पिछली नौकरी में मालिक के बच्चे उसे उसके लंबे कद की वजह से शुतुरमुर्ग कहकर चिढ़ाते थे। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर यह हमें बताती है कि मणिया बहुत संवेदनशील है। वो शायद मजाक और अपमान में फर्क नहीं कर पाता, या शायद उसके लिए हर मजाक अपमान ही है। सही बात है। और विद्या की चिंता भी अपनी जगह जायज है। एक घर चलाने वाली की तरह वो सोचती है, लेकिन ये कुछ सीख भी पाएगा? पर जैसे ही मणिया नहा धोकर साफ कपड़े पहनता है, विद्या का नजरिया एकदम पूरा बदल जाता है। वो कहती है वो अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है। ये भी इंसानी फितरत है ना? हम कितनी जल्दी बाहरी रूप से अपनी राय बना लेते हैं। बिल्कुल। और मणिया घर में रम जाता है। मेहनती है, चुपचाप अपना काम करता है। विद्या के बेटे मनु से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर आता है दूसरा और ज्यादा रहस्यमयी सुराग। उसे अकेले में खुद से बातें करने की आदत है। कहानी में लिखा है, लगता है थोड़ा सा पागल है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। एक दिन विद्या छिपकर उसे सुनती है और वो गुस्से और दुख में खुद से शिकायत कर रहा था। सब काम खुद करती है, मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी नहीं मलने देती। हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। एक मिनट, वो इस बात पे गुस्सा है कि विद्या उसे काम नहीं सिखाती। मैं तो सोच रही थी कि वो अपनी कम तनख्वाह या किसी और बात पे बड़बड़ा रहा होगा। ये तो बिल्कुल उल्टा है। वो और जिम्मेदारी चाहता है। एग्जैक्टली। और ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि वो सिर्फ एक नौकर नहीं है, उसके अंदर भी आगे बढ़ने की एक भूख है, एक एम्बिशन है। वो घर का हिस्सा बनना चाहता है, सिर्फ सफाई करने वाला नहीं। और विद्या की महानता यह है कि वो इस अनकही शिकायत को सुन लेती है, समझ लेती है। वो उससे प्यार से पूछती है, मणिया तुम खाना पकाना सीखोगे? ये पल उनके रिश्ते को बदल देता है। ये दिखाता है कि विद्या उसमें सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक इंसान देख रही है। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी इच्छाएं हैं। और इसी भरोसे की नींव पर हमें उसके कैरेक्टर का एक और पहलू देखने को मिलता है, वो भिंडी खरीदने वाले किस्से में। हाँ, वो किस्सा बहुत दिलचस्प है। वो पास के बाजार के बजाय दूर बाजार से हाफता हुआ भिंडी लेकर आता है, सिर्फ इसलिए कि वो ताज़ा थी। और जब वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि पास वाला सब्जी वाला उसे सड़ी गली भिंडी खरीदने के बदले रोज 20 पैसे की रिश्वत दे रहा था। और वो उन 20 पैसों को क्या कहता है? जहर। जहर। ये शब्द बहुत पावरफुल है। एक आम आदमी के मुंह से इतना भारी शब्द, ये कहाँ से आया उसके अंदर? वो इसका जवाब भी देता है, ये उसकी माँ की सीख थी। वो बचपन का किस्सा सुनाता है जब उसने आम चुराकर 50 पैसे कमाए थे और उसकी माँ ने कहा था, ये जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे के आओ। वो जहर वाली बात सच में दिल पर लगती है। हम सबके जीवन में माँ या किसी बड़े की कोई एक सीख होती है जो हमारा मॉरल कंपस बन जाता है। मणिया के लिए वो यही थी। उसके पास शायद कुछ नहीं था, पर ये ईमानदारी, ये उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। और इसी बातचीत में हमें यह भी पता चलता है कि उसकी माँ भी नहीं है और गांव में भी कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। ये जानकारी उसे हमारी नज़रों में और भी कमज़ोर और अकेला बना देती है। अब तक हमने पहेली के कुछ टुकड़े जोड़े हैं। वो संवेदनशील है, अपमान से डरता है, आगे बढ़ना चाहता है और बहुत ज़्यादा ईमानदार है। एक सीधी सादी अच्छी तस्वीर बनती है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है।
वो घर का हिस्सा बन जाता है। खासकर मनु से उसका लगाव बहुत गहरा हो जाता है। एक बार मनु खाना नहीं खाता तो मणिया भी भूखा रह जाता है। ऐसा लगता है कि उसे आखिरकार एक घर, एक परिवार मिल गया है। लेकिन फिर एक शाम, एक रेशमी सूट को प्रेस करवाने की मामूली सी बात पर सब कुछ बिखर जाता है। सब कुछ एक शांत नदी की तरह बह रहा था और ये सूट प्रेस करवाने वाली बात उस नदी में गिरे एक छोटे से पत्थर की तरह है जिसने सब कुछ हिला दिया। विद्या उसे पड़ोस की बिंदिया के पास भेजती है जो इस्त्री का काम करती है। और यहीं से मणिया का व्यवहार 180 डिग्री घूम जाता है। वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। लौटकर कहता है वह नहीं करती, फिर बहाने बनाने लगता है कि आटा मलना है, दाल पकानी है, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। विद्या हैरान है कि जो इंसान ज्यादा काम मांगता था वो आज काम से भाग रहा है। बिल्कुल। और फिर बिंदिया खुद हंसती भी आती है और पूरा मजाक समझाती है। वो बताती है कि वो हमेशा मणिया को छेड़ती थी, कहती थी कि अगर जल्दी प्रेस करवाना है तो नाच कर दिखाओ, और वो हंसता भी था, नाचता भी था। तो फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन वो भाग आया। और उस दिन खास क्या हुआ था, बिंदिया बताती है, आज तो इसे मेरी माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने को। लड्डू? हाँ, वही लड्डू सारी समस्या की जड़ है। बिंदिया सकुचाते हुए बताती है, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। और ये सुनकर मणिया पूरी तरह टूट जाता है। वो सबको इससे देखने लगता है जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान ना पा रहा हो। मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर बिंदिया उसे रोज छेड़ती थी और वो मजाक में नाचता भी था, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक लड्डू ने उसे तोड़ दिया? वो उसे मजाक में क्यों नहीं ले पाया? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपाया है। देखिए, उस दिन तक वो मजाक सिर्फ मजाक था, लेकिन जैसे ही बिंदिया की माँ ने उसे सगाई का लड्डू दिया, वो मजाक उसकी अपनी दबी हुई कहानी से जुड़ गया। यहीं पर वो लड्डू एक मामूली मिठाई ना रह के एक ट्रॉमा ट्रिगर बन जाता है। ट्रॉमा ट्रिगर, इसे थोड़ा और समझाइए। मनोविज्ञान में इसे इनवॉलंटरी मेमोरी कहते हैं, जहां कोई स्वाद, कोई खुशबू या कोई आवाज आपको पलक झपकते ही अतीत के किसी बहुत गहरे जख्म पर ले जाकर पटक देती है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मणिया के लिए वो लड्डू सिर्फ मीठा नहीं था, वो उसके सबसे बड़े भावनात्मक नुकसान का, उसके अतीत के सबसे दर्दनाक पल का प्रतीक था। बिंदिया अब सिर्फ एक पड़ोसन नहीं रही, वो अनजाने में किसी और की परछाई बन गई थी। और कहानी में इसका जिक्र भी है। जब उसे ये पता चलता है तो वो सबको ऐसे देखने लगता है जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न पा रहा हो। वो शारीरिक रूप से तो वहां था, पर उसका दिमाग कहीं और पहुंच चुका था। वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो गया था। वो उस वर्तमान में था ही नहीं, वो अपने अतीत में वापस चला गया था। और अगली सुबह जब वो घर में नहीं मिलता तो ये साफ हो जाता है कि वो उस अतीत से बाहर नहीं आ पाया है। हाँ, विद्या उसे नीम के पेड़ के नीचे ढूंढती है, वही जगह जहाँ वो अक्सर खुद से बातें करता था। जैसे वो पेड़ उसका कन्फेशनल स्पेस हो, जहाँ वो अपनी दबी हुई बातें कह पाता था। और इस बार वो एक नया नाम बड़बड़ा रहा था, जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो, अलसी, जाओ जाओ। यहाँ विद्या की संवेदनशीलता कमाल की है। जी। वो उसे डांटती नहीं है, वो एक माँ की तरह बहुत प्यार से पूछती है, अलसी कौन थी? और तब मणिया की पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आता है। वो बताता है कि अलसी उसके बचपन की दोस्त थी। वो साथ में खेलते थे, वो उसके लिए नदी तैरकर बेर तोड़ कर लाता था। एक बहुत ही मासूम, बहुत ही पाक मोहब्बत की कहानी। और फिर विद्या वो सवाल पूछती है जो सब कुछ साफ कर देता है, वो कहाँ चली गई? मणिया का जवाब था, अलसी का ब्याह हो गया, वो चली गई। एक छोटा सा वाक्य जिसमें एक उम्र का दर्द छिपा है। और फिर आखिरी कील। विद्या पूछती है कि क्या अलसी ने जाते वक्त कुछ कहा था? मणिया कहता है, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और बस सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बिंदिया का दिया सगाई का लड्डू अलसी के दिए ब्याह के लड्डू की दर्दनाक याद बन गया। बिल्कुल। उसके मन में बिंदिया ही अलसी बन गई थी। जो लड्डू बिंदिया के लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी, वही लड्डू मणिया के लिए एक पुराने अंत की याद। बिल्कुल। उसके जख्म कभी भरे ही नहीं थे, बस उन पर वक्त की एक पतली सी परत जम गई थी। उस लड्डू ने वो परत खुरच दी, वो एक ही दर्द को दोबारा जी रहा था। तो इसके बाद क्या? विद्या उसे समझा बुझा कर घर ले आती है। वो चुपचाप काम करने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद संकट टल गया, लेकिन उसी दोपहर जब विद्या और जयदेव घर लौटते हैं तो मणिया जा चुका होता है, हमेशा के लिए। और यहाँ जयदेव का रिएक्शन बहुत प्रैक्टिकल है। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन विद्या जानती है कि ये मसला प्रैक्टिकल है ही नहीं। सही कहा। यहाँ जयदेव और विद्या एक तरह से कैरेक्टर फॉइल्स हैं, दो अलग अलग नजरिए। जयदेव समस्या को भारी दुनिया में सुलझाना चाहते हैं, भागे हुए नौकर को वापस लाना। पर विद्या समझ चुकी है कि असली कहानी मणिया के मन के अंदर घट चुकी है और उसे कोई वापस नहीं ला सकता। इसीलिए जब जयदेव पूछते हैं कि वो क्यों चला गया, तो विद्या का जवाब इस कहानी का सार है। वो कहती है, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है। मणिया सिर्फ एक नौकरी छोड़कर नहीं गया, वो एक ऐसी याद से, एक ऐसे दर्द से भागा था जिसे दोबारा जीना उसके लिए नामुमकिन था। उसने दूसरी बार अपना गांव छोड़ा था, पहली बार जब असलियत में अलसी गई और दूसरी बार जब उसकी याद वापस आ गई।
ये कहानी इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हम सब अपने आसपास के लोगों की कहानियों से कितने अनजान होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरों के पीछे कौन से जख्म छिपे हैं, हम कभी नहीं जान पाते। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये पूरी कहानी हमें विद्या के नजरिए से बताई गई है। हमने मणिया की पहेली को उसकी आंखों से सुलझाया, लेकिन कभी सोचा है कि मणिया के नजरिए से ये दुनिया कैसी दिखती होगी? एक ऐसी दुनिया जहां किसी की खुशी का प्रतीक, किसी की सगाई का लड्डू आपके लिए सबसे बड़े दर्द का ट्रिगर बन जाए। कोई इंसान उस दुनिया में कैसे जिए जहां रोज मिलने वाली मेहरबानियां भी आपके सबसे गहरे जख्मों को फिर से कुरेद सकती हैं।